हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सपना। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं और अच्छी तरीके से अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं स्टूडेंट्स, हमने यूकेपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी है और यूनिट 6 यानी कि जिसमें टैक्सेशन, लॉ एंड ऑडिटिंग से 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका लॉ पोर्शन हमने कवर करने की कोशिश करी और हमने सबसे पहला एक्ट अपना स्टार्ट किया, दैट इज़ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इस एक्ट के बारे में हमने बेसिक बातें कर ली थी। मैंने आपको कहा था बहुत सारे एक्ट्स हैं, जितना हो पाएगा हम उन एक्ट्स को कवर करेंगे। 1872 एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, उसे मैंने प्रीवियसली कुछ लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसे जाके रेफ़र कर सकते हैं। अगर आप पूरा का पूरा कोर्स लेना चाहते हैं अफेयर्स विद बिजनेस ऐप के थ्रू आप पूरा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहां आपको यूकेपीएससी की पूरी वीडियोस, लेक्चर्स और आपके एमसीक्यूज, क्विजेस, हर एक चीज़ वहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसी के साथ हम कंटिन्यू करते हैं। आज सेल ऑफ गुड्स एक्ट का हमारा लास्ट पार्ट रहेगा, जिसमें हम अनपेड सेलर के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसके बाद हमारा ये एक्ट कवर हो जाएगा। इतनी इन्फॉर्मेशन जो भी हमने पढ़ी है वो सफिशेंट है इस एक्ट को पढ़ने और समझने के लिए। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे हैं। इनफैक्ट 2021 में तो मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन देखने को मिला जिसमें दे आस्क्ड कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का ईयर कौन सा है, एंड दैट वाज 1930। आप सभी को पता है। इतना ईजी क्वेश्चन है और ये हमारा आज का लास्ट लेक्चर रहेगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पे। इसके बाद जो एक लेक्चर अपलोड होगा वो होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं लॉ में, पूरे लॉ का मैं ले लूँगी और उससे हमें पता चल जाएगा कि बाकी जितने एक्ट्स हैं उन एक्ट से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इतना पोर्शन जितना मैं आपको बता चुकी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप कवर कर लें। ये वाला पोर्शन आप यूट्यूब से कवर कर लें। अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का लेक्चर आएगा और सेबी और इडा का लेक्चर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इन सभी के साथ जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। फिलहाल इन चीज़ों को आप कंटिन्यू कीजिए और यहाँ तक पढ़िए। चलिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है, दैट इज़ अनपेड सेलर। ये देखिए, बेसिक्स कवर हो गए हैं। आज के लेक्चर के बाद मैं टेलीग्राम चैनल पर इसका कंप्लीट PDF भी अपलोड कर दूँगी। प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है टेलीग्राम का वो देख लीजिए, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको ये PDF भी मिल जाएगी एंड इतना आप पढ़ लेंगे दैट वुड बी वेरी इनफ और सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, दैट इज राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर। इसके राइट्स पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि अनपेड सेलर कौन है। भाई, इसके नाम से पता चल रहा है अनपेड सेलर, ऐसा सेलर जिसे आपने पेमेंट नहीं करी। मैं शॉप पर गई, ठीक है, मैंने सेलर से कहा आप मुझे 5 बुक्स दे दो। ठीक है, और ये डिफरेंट एक्ट्स की बुक्स थी, तो मैंने ये 5 बुक्स ली और ये जो बुक्स का प्राइस बन रहा था दैट इज 500। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 500 की ये बुक्स बनी और इसका जो पेमेंट है सेलर को वो मैंने नहीं किया, पेमेंट मैंने नहीं किया। ठीक है, मैं बायर हूँ, मैं शॉप पे गई, मेरे को कुछ बुक्स चाहिए थी, मैंने बुक्स ली और मेरी जान पहचान थी सेलर के साथ, तो मैंने कहा कि मैं आपको पेमेंट बाद में कर दूंगी, तो मैंने इन्हें 500 रुपीज़ का पेमेंट नहीं किया। ठीक है, तो इस केस में सेलर को क्योंकि पेमेंट नहीं हुआ है तो सेलर यहाँ कहलाएगा अनपेड सेलर। ठीक है, क्लियर, बहुत बेसिक सी चीज़ है। अनपेड सेलर का मतलब है ऐसा सेलर जिससे अभी तक पेमेंट ना की गई हो। ठीक है ना, तो उसी के कुछ राइट्स हैं। 2 तरीके के क्लासिफिकेशन है। गुड्स के अगेंस्ट क्या राइट्स हैं, मतलब गुड्स के साथ क्या क्या कर सकता है अगर आपने उसको पेमेंट नहीं करी, और बायर के अगेंस्ट वो क्या एक्शन ले सकता है अगर आपने उसको पेमेंट नहीं करी। तो इन सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा डिटेल में बात करते हैं अनपेड सेलर की। चलिए, अनपेड सेलर सेक्शन 45 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में इसकी डेफिनेशन दी गई है, जहां बताया गया है एन अनपेड सेलर इज अ पर्सन हु फॉल्स इन एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। जो इन कैटेगरी में आता है उसको हम अनपेड सेलर कहते हैं। कहा गया द होल ऑफ द प्राइस हैज़ नॉट बीन पेड और टेंडर्ड एंड द सेलर हैड एन इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन फॉर द प्राइस।
जब क्या हो, सेलर को प्राइस का पेमेंट ना हुआ हो, अभी तक प्राइस का पेमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, और उसका इमीडिएट राइट बनता है कि वो एक्शन ले सके प्राइस के ऊपर, ठीक है, बायर के अगेंस्ट वो एक्शन ले सके कि भाई मेरे पैसे वापस करो। दूसरा कहा गया, व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड एज कंडीशनल पेमेंट and the condition on which it was received has not been fulfilled by the reason of the dishonor of the instrument or otherwise। कहा गया अगर बिल ऑफ एक्सचेंज या किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी एक सेल ऑफ गुड्स एक्ट में अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है और अगर यहाँ पर सेलर को पेमेंट नहीं मिलती है ड्यू टू द डिसऑनर रीजंस, ठीक है, यहाँ पर भी सेलर को हम अनपेड सेलर कहेंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, कहा गया ए सोल्ड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स टू बी। ए ने क्या किया, कुछ गुड्स बेचे बी को जिनकी जो अमाउंट थी वो थी 5000 प्राइस था, एंड रिसीव्ड अ चेक इन रिटर्न। ए ने बी को क्या भेज दिए, गुड्स भेज दिए। कितनी अमाउंट थी इनकी, 5000। बी ने बदले में क्या किया, बी ने इन्हें चेक दे दिया, ठीक है। अब जब चेक बैंक में प्रेजेंट करने गया, सेलर गया कि भाई ये रहा चेक, आप प्लीज़ इसके पैसे मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, चेक डिसऑनर्ड हो गया, क्योंकि पता चला कि बायर की अमाउंट में तो पैसा ही नहीं था, है ना। तो इस कंडीशन की वजह से भी ए क्या बन जाएगा, एक अनपेड सेलर बन जाएगा। चाहे आप कैश की बात कर लो, चाहे आप किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात कर लो, अगर कभी भी ऐसा हो कि सेलर को पेमेंट नहीं हो रही है, वो सेलर कहलाता है अनपेड सेलर, ठीक है। ईजी, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर है। बहुत ईजी कंसेप्ट है और उम्मीद करती हूँ अभी तक आपको ये समझ आया है। नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अनपेड सेलर। सो कहा गया सेलर मस्ट बी अनपेड आइदर इन फुल और इन पार्शियल। मतलब देखो, फुल अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो वो अनपेड सेलर है, लेकिन पार्शियल भी अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं तब भी आप उस सेलर को अनपेड सेलर कहेंगे। जैसे कि मैं अब जब शॉप पे गई इस बार, तो मैंने बुक्स खरीदी, बुक्स का प्राइस वही था 500 रुपीज़, ठीक है, ये सेलर है, ये है बायर, ठीक है। इसको थोड़ा इस तरफ बनाते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये है बायर और बायर सेलर के पास गया कि प्लीज़ मुझे ना कुछ बुक्स दे दो, मुझे कल एग्ज़ाम है मेरा और मुझे पढ़ना है। सेलर ने कहा ठीक है बेटा, ले जाइए आप बुक्स। तो उन्होंने मुझे बुक्स दे दी। कितनी बुक्स थी, ये थी बुक्स 500 रुपीज़ की, ठीक है। अब मैंने कहा कि सेलर अंकल अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं आपको 300 रुपीज़ पेमेंट कर देती हूँ और 200 पेमेंट मैं आपको बाद में कर दूँगी। सेलर ने कहा ठीक है। इस केस में भी क्योंकि यहाँ पे सेलर को फुल नहीं पेमेंट हुई है, पार्शियल पेमेंट हुई है, यानी कि आधी पेमेंट हुई है, तो इसे हम कहेंगे यहाँ पर भी सेलर हमारा क्या कहलाएगा, अनपेड सेलर, ठीक है। तो सेलर चाहे आप उसे फुल पेमेंट करें, चाहे आप उसे हाफ पेमेंट करें, पार्शियल पेमेंट करें, पेमेंट अगर कुछ ना कुछ ड्यू है तो आप उसे अनपेड सेलर ही कहेंगे, ठीक है। सेकेंड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बोला, द सेलर मस्ट प्रोवाइड सम गुड्स एंड सर्विसेज to the buyer and possess a legal right to receive such an amount from the buyer। सेलर ने ज़रूरी ऐसा है कि सेलर ने कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करी हो बायर को, और सेलर का यहाँ पे लीगल राइट बनता है अमाउंट जो है वो बायर से रिसीव करने का, ठीक है। बहुत लॉजिकल बात है। सेलर ने यहाँ पे सामान बेचा है और बायर ने यहाँ पे जो पेमेंट है वो भी ड्यू रखी है, पेमेंट करी नहीं है, तो सेलर का राइट क्रिएट होता है कि वो इन गुड्स के जो प्राइस है उसके लिए क्लेम कर सकता है। थर्ड पॉइंट इज अनपेड सेलर में इफ द ड्यूरेशन एग्रीड फॉर मेकिंग पेमेंट हैज़ एक्सपायर्ड एंड द सेलर इज येट टू बी पेड। अगर जो है पेमेंट का जो ड्यूरेशन था वो एक्सपायर हो गया है, तब भी यहाँ पर सेलर अनपेड सेलर ही कहलाता है, ठीक है। और वो यहाँ पर भी राइट रखता है कि जो भी प्राइस था उन गुड्स का उसे वो क्लेम करे। और यहाँ पर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कहा गया है, द सेलर मस्ट नॉट हैव रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द पेमेंट। ऐसा ना हो कि बायर सेलर को पेमेंट कर रहा है और सेलर ने पेमेंट लेने से रिफ्यूज़ कर दिया। कभी कभी होता है ना ऐसा, जैसे सपोज जब आप बचपन में थे, ठीक है, छोटे बच्चे थे और आपके साथ जब मम्मी थी, आप दोनों मार्केट गए
और एक फेवरेट अंकल है जिनकी शॉप से आप लेते हो हमेशा सामान। तो इन अंकल को आप बहुत पसंद हो कि भाई छोटा सा बच्चा है, प्यारा सा है, हम इनको जानते हैं बहुत पर्सनली। इन्होंने आपको क्या दे दी, एक चॉकलेट ऐसे ही दे दी सपोज, है ना, एक चॉकलेट ऐसे ही दे दी। और अब मम्मी ने कहा, मम्मी को अच्छा नहीं लगा, मम्मी ने कहा कि भाई पेमेंट तो ज़रूरी है, तो मम्मी इन्हें पेमेंट करने लग गई। शॉपकीपर कह रही नहीं नहीं बहन जी ऐसी क्या बात कर रहे हो, अपना ही बच्चा है ना, कोई बात नहीं, चॉकलेट ही तो खाया है छोटा सा, क्या हो गया, इतना तो चलता है। तो सेलर ने यहाँ पे रिफ्यूज़ कर दिया कि प्लीज़ आप मुझे पेमेंट मत करो, इट्स ओके, है ना। अब ऐसा ना हो कि शॉपकीपर बाद में कहे भाई मैं तो बन गया हूँ अनपेड सेलर, अब लाओ मेरे चॉकलेट के पैसे दो, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अगर सेलर रिफ्यूज़ कर देता है पेमेंट एक्सेप्ट करने से तो आप उसे अनपेड सेलर नहीं कहेंगे, है ना। क्लियर यहाँ पे तक, चलिए इसे थोड़ा क्लियर कर देते हैं। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इसका बोला गया व्हेन द अमाउंट इज पेड थ्रू चेक, वही पॉइंट चेक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, कि अगर जो है पेमेंट चेक या किसी प्रोमिसरी नोट के थ्रू हुई है या किसी सिमिलर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हुई है, तो अगर चेक डिसऑनर हो गया या फेलियर हो गया पेमेंट में, इससे भी जो सेलर है वो क्या बन जाएगा, एक अनपेड सेलर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक चीज़ें। सो बहुत बेसिक सा पॉइंट था यहाँ पर। आई होप यहाँ तक अभी तक आपको हर एक चीज़ समझ आई। नेक्स्ट बात करते हैं हम, अब है राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, अब सेलर है, पेमेंट इसको नहीं मिली है तो इसका कुछ हक बनता है। क्या इसका हक बनता है, दो तरीके से इसका हक बनता है, एक तो गुड्स के ऊपर और दूसरा बायर के ऊपर। पहले हम बायर वाले पॉइंट्स को पढ़ते हैं, फिर हम गुड्स वाले पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। भाई बहुत इजी और बहुत लॉजिकल पॉइंट है इसमें। देखो, अगर कोई अनपेड सेलर है तो बायर के अगेंस्ट वो क्या राइट रखेगा, पहला तो अपने प्राइस को क्लेम करेगा, मतलब वो केस कर सकता है बायर पे अमाउंट ऑफ गुड्स के लिए, ठीक है, कि अगर मैंने आपको 1000 रुपये का सामान बेचा था और आपने मुझे पेमेंट नहीं करी है तो मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूँ एज अ सेलर, मेरा ये राइट है कि मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूँ, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स। अगर ऐसा हो कि आपने गुड्स को एक्सेप्ट नहीं किया जिसकी वजह से डैमेजेस क्या कहते हैं, कोई डैमेजेस हो गए, ठीक है ना, उस केस में भी सेलर क्या कर सकता है, बायर के अगेंस्ट केस कर सकता है। ओनली इफ सेलर इज रेडी एंड विलिंग टू डिलीवर गुड्स टू द बायर बट बायर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट गुड्स एंड पे फॉर देम। भाई बहुत लॉजिकल सी बात है, बहुत नॉर्मल सी बात है। बायर ने जिन गुड्स की डिमांड की थी, जैसे बुक्स ही मैंने मान लो बुक्स की डिमांड की थी, सेलर ने इनको बुक्स भिजवा दी और जब पेमेंट की बारी आई तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं मुझे बुक्स नहीं चाहिए, आप वापस ले जाओ। अरे ये क्या बात हुई, आपने पहले ऑर्डर किया, अब आप मना कर रहे हैं, है ना। तो इस केस में सेलर को डैमेज हो गया, क्योंकि भाई ये बुक्स वो अपने किसी दूसरे बायर को बेच सकता था, लेकिन इसकी वजह से उसे डैमेजेस फेस करने पड़े, फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो यहाँ पर सेलर बायर से डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है, क्योंकि ये अनपेड सेलर है और ये इसका राइट है कि अगर बायर गुड्स को एक्सेप्ट करने से मना कर दे तो यहाँ पर सेलर डैमेजेस के लिए केस कर सकता है बायर पर। ठीक है, बेसिक चीज़ें नॉर्मल, देखिए रियल लाइफ से जुड़ी हुई सारी चीज़ें, है ना, कुछ भी बाहर का नहीं है। थर्ड क्या कहा गया, सू फॉर डैमेजेस फॉर रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेपुटेशन का मतलब होता है कैंसिल, कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी। अगर सपोज कीजिए, मैं बुक्स का ही एग्जाम्पल ले रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सॉरी, मैंने बुक्स मंगवाई थी सेलर से, मैंने कहा था मेरा एग्ज़ाम है 10 दिसंबर को, ठीक है, तो आप प्लीज़ मुझे 5 दिसंबर तक ना मुझे बुक्स दे देना। कब हुई बात, 5 दिसंबर की बात हुई कि आप मुझे 5 दिसंबर को तक बुक्स डिलीवर कर देना, ठीक है। तो सेलर ने कहा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं आपको 5 दिसंबर को बुक्स को डिलीवर कर दूंगा। क्विक रिवीजन नोट्स थे, है ना, तो लास्ट में चाहिए होते रिवीजन नोट्स, तो उन्होंने मंगा लिए। अब क्या हुआ, यहाँ पर क्या कहा गया कि बिफोर ड्यू डेट 5 दिसंबर आने से पहले बायर क्या करता है, सेलर को करता है कॉल, फ़ोन घुमाता है और बोलता है हेलो अंकल, एक्चुअली क्या है ना, मुझे ना बुक की ज़रूरत नहीं है, तो आप बुक्स मत भिजवाइए, मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा हूँ, मुझे बुक्स नहीं चाहिए। तो भाई यहाँ पर सेलर को बहुत गुस्सा आया,
कि ये क्या बात हुई, पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और फिर बिफोर ड्यू डेट डिलीवरी हुई भी नहीं है, अभी तक गुड्स पहुंचे भी नहीं है और आपने क्या कर दिया, कैंसिल ही कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को। इस केस में अगर सेलर को डैमेजेस होते हैं तो सेलर डैमेजेस के लिए भी क्लेम कर सकता है, क्योंकि देखो ये बुक्स वो अपने, मैंने पहले ही कहा, वो किसी और पर्सन को दे सकता था, लेकिन स्पेशली उसने ये बुक्स ऑर्डर करके मंगवाई अपने इस बायर के लिए, और बायर ने ही लेने से मना कर दिया, कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को, तो यहाँ पर सेलर को तो नुकसान हो गया है ना। तो इस केस में क्या हो गया, यहाँ पर कैंसिलेशन की वजह से जो डैमेजेस सेलर को फेस करने पड़े, दैट इज, उसके लिए भी अनपेड सेलर क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है। ठीक है, समझ आई चीज़ें, बेसिक सी चीज़ है। पहले प्राइस के लिए क्लेम करेगा, अगर आपने गुड्स एक्सेप्ट नहीं करे, बायर ने गुड्स एक्सेप्ट नहीं करे, तो वो डैमेजेस के लिए क्लेम करेगा। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, बायर ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, तो डैमेजेस के लिए भी क्लेम कर सकता है बिफोर ड्यू डिलीवरी डेट। फोर्थ पॉइंट बोला गया, ही मे कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड वेट टिल डिलीवरी ऑफ गुड्स। इसी के अंदर बोला गया, ही मे इमीडिएटली रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एंड स्यू बायर फॉर रिकवरी ऑफ द डैमेजेस। अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है तो उसके अंदर दो चीज़ें बोली गई हैं कि सेलर क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा होने का वेट कर सकता है, जिस दिन तक डिलीवरी ऑफ गुड्स होती है उस दिन तक वेट कर सकता है, क्या पता उसका मन बदल जाए, है ना। और दूसरी चीज़ बोली कि इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके वो बायर को रिकवरी के लिए क्लेम कर सकता है। ठीक है, बेसिक चीज़ है, इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बेसिक। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया, स्यू फॉर इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टू बी अवॉर्डेड इज एज डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट, दस व्हेन सेलर्स ओनली रेमेडी इज फॉर डैमेजेस ही कैन नॉट फाइल अ स्यू फॉर इंटरेस्ट। देखो, अगर किसी चीज़ में उसे ऐसा नुकसान हुआ जिसमें इंटरेस्ट की अमाउंट भी जुड़ी हुई थी, है ना, तो इस केस में आप इंटरेस्ट के लिए क्लेम कर सकते हैं। बट अगर सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस क्लेम करके ही पूरा हो जाए, तब आप इंटरेस्ट के लिए क्लेम नहीं कर सकते। मतलब जितना अमाउंट था वो डैमेजेस की अमाउंट पे करने में ही पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, तो उससे ऊपर आप क्लेम नहीं कर सकते। अब ऐसा नहीं है 500 की बुक्स थी तो मुझसे 5000 रुपीज़ मांगने लग जाए, ऐसा नहीं होगा। एक लीगल अमाउंट होगा, ठीक है, और उसके आगे सेलर जो है वो क्लेम नहीं कर सकता बायर के अगेंस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, ये थे राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। अब है वो जो राइट्स हमने पढ़े वो बायर के अगेंस्ट थे, कि बायर के अगेंस्ट क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं। अब है कि अगर गुड्स के अगेंस्ट हमें एक्शन लेने हो तो हम क्या क्या करेंगे। देखिए, जब बात आती है गुड्स की, तो पहला जो राइट होता है वो होता है राइट ऑफ लेन। राइट ऑफ लेन का मतलब क्या होता है, आपके पास ये राइट है कि जो पोजेशन है प्रॉपर्टी का, ठीक है, वो आप अपने पास रख सकते हैं जब तक कि सामने वाला पर्सन एक डेट को कंप्लीट ना कर दे। जैसे कि मैं कहूँ, ये कार है, ठीक है, और इस कार को मैंने लोन पर दिया था मिस्टर वाई को, है ना। अब ये जो कार मैंने जब लोन पे दी मिस्टर वाई को, तो कार जो है लोन पे चल रही है, तो मुझे लोन क्या मिलना चाहिए, मिस्टर वाई से लोन की अमाउंट मिलनी चाहिए टाइम टू टाइम। अगर वो अमाउंट नहीं मिली, ये अपने डेट को डिस्चार्ज नहीं कर पाए, तो इस कार का जो पोजेशन है वो मैं जब अपने पास रख लूँगी, मैं अपने पास ले आऊँगी, इसे हम कहते हैं लाइन। ठीक है, अ राइट टू कीप पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन की है until a debt owned by the person is discharged। आपने अपना डेट पूरा नहीं किया, ठीक है, आपने कहा था कि भाई मैं आपका पैसे दे दूंगा और आपने नहीं दिए, तो फिर यहाँ पर क्या हो सकता है, आपका जो गुड्स हैं उनका पोजेशन आपसे ले लिया जा सकता है। तो राइट्स ऑफ लेन। तो अगर अनपेड सेलर को आपने पेमेंट नहीं करे तो गुड्स के अगेंस्ट वो क्या कर सकता है, आपसे उन गुड्स को ही छीन लेगा, है ना। कहा गया राइट टू रिटेन पोजेशन ऑफ गुड्स अंटिल पेमेंट इन द फॉलोइंग केसेस। राइट टू रिटेन पोजेशन ऑफ गुड्स, गुड्स का पोजीशन अपने पास आप कब तक रख सकते हैं, जब तक पेमेंट इन केसेस के थ्रू ना हो जाए। गुड्स हैव नॉट बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार पे गुड्स ना बेचे गए हों। गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बट क्रेडिट पीरियड एक्सपायर्ड, गुड्स आपने अगर उधार में बेचे और क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया। तीसरी चीज, बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, बायर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। इन सारे केसेस में आपके पास राइट है कि आप गुड्स को अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, अनपेड सेलर कैन रिटेन गुड्स ओनली फॉर पेमेंट ऑफ प्राइस। अनपेड सेलर जो है वो रिटेन को गुड्स को रिटेन क्यों कर रहा है, उसका पर्पस क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो प्राइस है पेमेंट का, जो प्राइस है उसको वो क्या कर सके, रिसीव कर सके। ठीक है, उसके बाद अनपेड सेलर लूजेज हिज राइट ऑफ लेन इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। अनपेड सेलर अपना जो पोजीशन का राइट है उसे खो देगा अगर गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड टू बायर और टू द कैरियर, अगर गुड्स डिलीवर ऑलरेडी हो चुके हैं।
तो आप पोजेशन कैसे करोगे, गुड्स तो आपके पास ऑलरेडी बायर के पास चले गए। वेयर बायर हैज लॉफुली ऑब्टेन पोजेशन ऑफ गुड्स, बायर ने लॉफुली अपने पोजेशन, गुड्स का जो पोजेशन है उसे एक्वायर कर लिया। टेंडर ऑफ प्राइस बाय द बायर एंड वेवर ऑफ राइट बाय सेलर, टेंडर ऑफ प्राइस बाय बायर यानी कि बायर ने क्या किया, प्राइस को पे कर दिया आपको, ठीक है, तब भी आप गुड्स को क्या नहीं कर सकते, पोजेस नहीं कर सकते। और अगर सेलर ने ही अपना राइट छोड़ दिया कि छोड़ो मुझे नहीं चाहिए, तब भी यहाँ पर क्या है, आप एज अ पोजेशन उन गुड्स को अपने पास नहीं रख सकते। बाय स्टॉपेबल यानी कि गुड्स को स्टॉप करना, कि आप ट्रांसपोर्टेशन में ही उन गुड्स को ना भेजें अपने बायर के पास। मेरे पास ही गुड्स हैं, ठीक है, तो मुझे उसका पोजीशन कैसे रखना है, अपने पास ही रख रही हूँ, बायर को आगे फॉरवर्ड कर ही नहीं रही हूँ, ये भी राइट्स ऑफ लैंड के अंदर आता है, ठीक है। सेकेंड जो इसमें राइट आता है दैट इज राइट ऑफ रीसेल। गुड्स के अगेंस्ट क्या राइट है, अगर गुड्स ऐसे पेरिसेबल नेचर के हैं, सपोज किसी फ्रूट्स की बात करूँ, किसी एडिबल आइटम की बात करूँ जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, इस केस में बाय सेलर के पास ये राइट है कि वो उन गुड्स को बेच सकता है, दोबारा से रीसेल कर सकता है, ठीक है ना। गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर, नो नोटिस टू बायर इज रिक्वायर्ड, कोई जरूरत नहीं है बायर को नोटिस देने की। बायर डज नॉट पे द प्राइस, बायर ने कोई भी प्राइस पे नहीं किया है, ठीक है। नोट, if seller resell goods and does not realize sufficient price of goods then he can sue the buyer for remaining amount। कितनी अच्छी बात है, देखो अगर सपोज कीजिए कुछ ऐसा आइटम था जो बहुत जल्दी खराब हो सकता था, तो सेलर ने क्या किया, उन गुड्स को किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया। अब बेचने पर यहाँ से सफिशिएंट अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, सपोज सिर्फ और सिर्फ 1000 अमाउंट रिसीव हुआ, बाकी का 500 बच गया, तो ये जो 500 बचा हुआ है वो ये पैसा किससे रियलाइज कर सकता है, अपने बायर से, ठीक है, पुराने वाले बायर से। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, गुड्स ट्रांजिट में है यानी कि आपने अपने गोडाउन से उन्हें सेंड कर दिया है, कहाँ, बायर के पास। तो जब रास्ते में गुड्स हैं तो आप उससे क्या करते हैं, स्टॉप, भाई सुनो सुनो जल्दी कॉल करेंगे आप अपने ड्राइवर को, आप बोलेंगे भाई रुको रुको, हमारा बायर हमें पैसे नहीं दे रहा है, तुम एक काम करो, वापस से रिवर्स गियर मारो और फटाफट से यहाँ आ जाओ, ठीक है ना। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैन बी एक्सरसाइज इन द फॉलोइंग केसेस, कब आप इस राइट को अपना यूज़ कर सकते हैं, जब बायर इंसॉल्वेंट हो गया एंड जब जो गुड्स है वो इन ट्रांजिट है ना, आपको पता चला कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया, उसके पास पैसा नहीं है, कहाँ से देगा आपको, आपने गुड्स वापस मंगवा लिए, और गुड्स रास्ते में थे तो आपने वापस मंगवा लिए, नॉर्मल सी चीज़, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या थे, राइट्स। तो देखिए यहाँ पर इन्हें ऐसे चार्ट फॉर्म में बताया गया है कि अनपेड सेलर कौन है, जिसे कोई पेमेंट, मतलब चाहे पेमेंट फुल हो चाहे पेमेंट हाफ हो, जो पेमेंट नहीं हुई है उसे हम कहेंगे अनपेड सेलर। अब ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी अगर पेमेंट नहीं रिसीव कर पाता है तब भी कहलाएगा अनपेड सेलर। गुड्स के अगेंस्ट इसके क्या राइट है कि आप क्या कर सकते हो, राइट्स को अपने जो गुड्स है उसका पोजीशन रख सकते हो, रीसेल कर सकते हो, और ट्रांजिशन मतलब अगर रास्ते में गुड्स हैं तो उसे क्या कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। बायर के केस में क्या है, बायर के अगेंस्ट आप प्राइस के लिए क्लेम कर सकते हो, डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हो, इंटरेस्ट के लिए क्लेम कर सकते हो, ठीक है, बेसिक चीजें। अब यहां पर एक लास्ट पॉइंट और आता है, रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर। बायर के पास क्या रेमेडीज हैं सेलर के अगेंस्ट, अगर बायर को कोई परेशानी होती है गुड्स के डिलीवरी होने में तो रेमेडीज क्या क्या हैं सेलर के अगेंस्ट। तो ये सब मैंने पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। ये हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके यूकेपीएससी एग्जामिनेशन में, तो इसीलिए मैंने बस इसको एज अ चार्ट देखा तो मैंने डाल दिया, बाकी आप चाहे तो डिटेल में इसे पढ़ सकते हैं, आपके ऊपर है। बाकी मेरे ख्याल से इसे सिर्फ एक बार रीड कर लेंगे तो बहुत बेसिक चीज़ें, जैसे कि नॉन डिलीवरी, गुड्स डिलीवर नहीं हुए तो डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हैं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपने बोली थी उसने नहीं करी तब भी आप उसको केस कर सकते हैं। वारंटी ब्रीच हो गई तो आप केस कर सकते हैं। कैंसिल करने की वजह से, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने की वजह से डैमेजेस हो गए, और इंटरेस्ट के लिए भी आप क्लेम कर सकते हैं। वही बेसिक चीज़ें, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट होता है ख़त्म, ठीक है। यहाँ पर इन वीडियोज़ में सेल ऑफ गुड्स एक्ट को पूरा का पूरा कवर कर दिया है। प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं जिन्होंने नहीं देखे हैं प्लीज़ देख लेना। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में चीज़ें आएंगी वो मैंने करवा दी हैं। अच्छा, जो सीए के बच्चे अगर इन लेक्चर्स को देख रहे हैं तो मैं बता दूं,
ये डिटेल्ड वर्जन नहीं है किसी भी चीज़ का। मतलब जैसे आप लोग सीए में पढ़ते हो, हर एक चीज़ डिटेल में पढ़ते हो क्योंकि वहाँ पे आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, तो आप इस चीज़ को एज अ रिविजन पढ़ सकते हो। बट डिटेल्ड के लिए मैं चाहूँगी कि आप किसी और पर्सन से इसका रेफरेंस लो, ठीक है ना। सो बाकी जो एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं नॉर्मली, जैसे कि यूकेपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए कोई प्रिपेयर कर रहा है, तो उस बच्चे के लिए बिल्कुल परफेक्ट नोट्स हैं, परफेक्ट चीज़ें हैं। मैंने उसी अकॉर्डिंग हर एक चीज़ को प्रिपेयर करा है जितना एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। सो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये एक्ट पसंद आया है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, और आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और यहाँ से कई सारी चीज़ें उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई हैं। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को एंड करेंगे और वापस आएंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेक्चर के साथ, नए एक्ट के साथ, ठीक है। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ लेक्चर को शेयर कीजिए। पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।